करने से पहले ये एक कंपैरिजन टेबल है ऑफ डेटा मॉडल्स, इसको पढ़ लेते हैं। देखो हमारे पास 4 टाइप के डेटा मॉडल्स थे, तो जब भी आएगा व्हाट आर डेटा मॉडल्स तो हमें ये 4 मॉडल्स लिख के बाकायदा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। और फिर भी अगर पेजेस नहीं भरते हैं तो ये टेबल भी बनानी पड़ेगी। तो हायरार्किकल मॉडल जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है ट्री जैसा, लाइक कि उसमें होते हैं लेवल्स, यानी कि सबसे पहले एक बड़ा सा हाई लेवल होगा एंड देन उसके कुछ सब लेवल्स होंगे एंड देन उनके भी कुछ लेवल्स होंगे। तो इस तरह से ट्री की फॉर्म में होता है हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ट्री बेस्ड, ओके। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है लो होती है क्योंकि इसमें ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसको ट्रैवर्स करना, इससे डेटा फेच करना वो सब फ्लेक्सिबल नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। इसकी रिलेशनशिप होती है 1 to many। ये कैसे? देखो ये एक लेवल है, इसकी जो कम्युनिकेशन है या फिर रिलेशनशिप है वो 2 से है, ओके। नाउ इसकी अब जो है वो 3 से है, इसकी जो है नेक्स्ट 3 से है। तो यानी एक जो है वो रिलेशन मैनी से बना रहा है, तो 1 to many हो रहा है इसमें, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्यों? अगेन अगर हमें ये डेटा फेच करना है तो ये डायरेक्टली हम फेच नहीं कर सकते, वाई? क्योंकि इसका रूट इस टाइप से होगा कुछ, ठीक है। इसका रूट होगा कि हम इस तरह से इसको फेच करें, तो सबसे पहले हम इस लेवल पे आएंगे एंड देन इस लेवल पे जाके आगे बढ़ेंगे, इस लेवल पे आएंगे एंड देन इसको पाएंगे। सो यहाँ पे फेच करना, रिट्रीवल करना, चेंजमेंट्स, अपडेशन, ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। इसका एग्जांपल है IBM एंड IMS, ठीक। तो नेटवर्क मॉडल है, स्ट्रक्चर इसका होता है ग्राफ बेस्ड, ठीक। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो मीडियम होती है क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोरेज है वो एजेस एंड नोड्स की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं कि जो ए है वो ए जो नोड है इसकी 2 एजेस हैं, ठीक है, एंड बी की एक एज है डी और सी की 2 एजेस हैं डी एंड ई, ठीक। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया। नाउ इसमें नोड्स क्या होती हैं? दीज आर नोड्स ए बी सी एंड डी ई, ये नोड्स होती हैं और इन नोड्स से लगने वाली जितनी लाइंस होती हैं वो उन नोड्स की एजेस होती हैं। ये ग्राफ बेस्ड जो नेटवर्क मॉडल है वो इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स होती हैं। आप खुद देख सकते हैं कितनी सारी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई होती है, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा कनेक्शन रहता है इसमें। सो एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो इसमें डेटा फेच करना इज़ ऑल्सो टफ। इसका एग्जांपल है IDS, ठीक है। रिलेशनल मॉडल में जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स होती है उसमें। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मॉडरेट हो जाती है, क्यों? क्योंकि टेबल को हैंडल करना इज़ वेरी इजी, रोज़ एंड कॉलम्स हैंडल कर ही सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, डेटा फैच, अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप इसमें भी मैनी टू मैनी होता है क्योंकि इसमें हम कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू इंटीग्रिटी यूज़ करके सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो, ठीक। इसका एग्जांपल है MySQL जो हम पढ़ेंगे, ओरेकल, ठीक है। नाउ कम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड कहने का मतलब इसमें जो डेटा है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब एक क्लास होती है कोई और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए जाते हैं और फिर उसमें डेटा भरा जाता है, फिर उसमें कुछ डेटा भरा जाता है, ठीक। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि हम किसी भी डेटा को पॉइंट आउट करना है तो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ज़्यादा हमें ट्रावर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इसमें रिलेशनशिप भी मैनी टू मैनी होती है, यानी इसमें भी पॉसिबल है, इंटीग्रिटी इज़ पॉसिबल इन दिस ऑल्सो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एग्जाम्पल MongoDB, ObjectDB। नाउ देयर इज
थिंग कि वाई चूज़ अ स्पेसिफिक डेटा मॉडल, हमें किस हिसाब से किस डेटा मॉडल को चूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ हायरार्किकल मॉडल। ये उन एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट होता है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड होता है, जैसे कि फाइल सिस्टम। नेटवर्क मॉडल, ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर डेटा एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, वहाँ पे हम नेटवर्क मॉडल का यूज़ करते हैं। रिलेशनल मॉडल प्रेफर्ड फॉर मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशंस बिकॉज इट्स सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी। रिलेशनल मॉडल बहुत ही सिंपल है, एफिशिएंट है और इसका यूज़ हम मॉडर्न टाइम में हर एप्लीकेशन पे करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजफुल व्हेन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स डेटा सच एज मल्टीमीडिया और कैड एप्लीकेशंस। ठीक, तो इन सब में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का यूज़ करते हैं। नाउ डन, अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। शुरू करने वाले हैं DBMS का यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग इन DBMS। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, 4 टाइप्स के थे, हमने पढ़ लिया। बट डेटा मॉडलिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेशनशिप। डेटा मॉडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्सेप्चुअली एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक फ्रेम तैयार करते हैं जिसमें हम डेटा और उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंशन कराते हैं। ठीक है, तो इससे एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि जो हमारा डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होगा कैसे। ठीक, तो ये काइंड ऑफ हो गया कि हम एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए डेटा मॉडलिंग के नाम का एक प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब इस प्रोसेस को करने के लिए एक टेक्निक है, मतलब ज़्यादा वाइडली यूज्ड जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल। ठीक, तो इस टेक्निक के थ्रू हम सीखेंगे कि डेटा मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एंटिटी, एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। इट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो एंटिटी कहने का मतलब है कोई रियल वर्ल्ड में ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। एंड इसका टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। एन एंटिटी दैट हैज़ अ प्राइमरी की एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ऐसी एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है और वो और किसी कीज़ पर डिपेंड नहीं होती है, मतलब वो खुद से यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसका किसी और की के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होगा। वीक एंटिटी क्या होता है कि ये एक्चुअली अकेले नहीं खड़ी हो सकती, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होना ज़रूरी है, तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बगैर। मतलब वीक एंटिटीज़ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास या तो प्राइमरी की हो या फिर उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी खड़ी हो। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी अकेले आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, ओके, और इसके पास प्राइमरी की होगी। बट वीक एंटिटी क्या होता है, ना ही इसके पास प्राइमरी की होती है और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी इसके पास होना ज़रूरी है सो डैट कि ये आइडेंटिफाई हो सके। का एग्जांपल देखेंगे अब। इन अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस, मतलब एक यूनिवर्सिटी है उसका कोई डेटाबेस है। स्टूडेंट एंड कोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ वेयर एज एनरोलमेंट विच डिपेंड्स ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड कोर्स इज़ अ वीक एंटिटी। देखो, अगर हम स्टूडेंट को देखें तो वो पार्टिकुलरली इंडिविजुअल इंसान है जो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एंड देन उसका कोर्स या फिर कॉलेज में जितने भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, उन कोर्सेज को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली। बट अगर हम ऐसे चाहें कि इनरोलमेंट जो है कि कौन सा बच्चा किस कोर्स में जाएगा, ये पहले से ही डिफाइन नहीं होगा। इसके लिए हमें दोनों स्टूडेंट बच्चे का भी पता होना चाहिए और फिर उस बच्चे ने जो कोर्स लिया है उसका भी पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि इनरोलमेंट कैसा है। ठीक, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि स्टूडेंट एंड कोर्स जो हैं वो इंडिविजुअली तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, बट अगर ये नेक्स्ट देखें इनरोलमेंट, तो ये डिपेंड करता है कि किस बच्चे ने कौन सा कोर्स
में इनरोलमेंट अपना कराया है। तो इस तरह से डिफरेंस आ जाता है। नाउ कम्स एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम्स कहते हैं। तो अभी देख लेते हैं। देखो इसमें जो है, इस मॉडल में हम टेबल को रिलेशन कहने वाले हैं। दिस टेबल विल बी कॉल्ड रिलेशन। तो जब भी हम टेबल की बात करेंगे तो, या फिर हम रिलेशन की बात करेंगे तो समझ लीजिए टेबल चल रही है। ओके। एंड ऐसे ही एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम्स कह सकते हैं। लाइक एट्रीब्यूट को कॉलम और रोज को रिकॉर्ड कहा जाता है। तो इस तरह से ये होता है। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो पहला टाइप है सिंपल एट्रीब्यूट। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब नेम है तो ये बस नेम है। एज है, अब एज की सब एज तो नहीं होगी, ठीक। तो इस तरह से एज को भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, सिंपली एक एट्रीब्यूट है वो। ओके। देन कम्स कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एड्रेस। अगर हम एड्रेस नाम का कॉलम बना रहे हैं तो उसके भी 3 सब कॉलम्स हो जाएंगे कि कौन सा सिटी है और कौन सा उसका स्टेट है एंड कौन सा स्ट्रीट है। तो ये 3 सब सेक्शंस आ जाएंगे। तो इसको हम बोलने लग जाएंगे कि वो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। नाउ कम्स डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मतलब ऐसे कॉलम्स जो दूसरे कॉलम से डिराइव किए जा सकते हैं, मतलब निकाले जा सकते हैं। दैट इज़ कि अगर हमारे पास DOB है, डेट ऑफ बर्थ, तो हम उससे उस एंटिटी का या फिर एज निकाल लेंगे। मतलब DOB से हम एज निकाल लेंगे। तो ऐसे इसका मतलब हो गया कि एज जो है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो DOB से निकाला गया है। नाउ कम्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मतलब ये जो हमारा कॉलम होता है जिसमें हम मल्टी वैल्यूज़ रख सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी उसके अंदर, उनको हम बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। जैसे कि फ़ोन नंबर्स। तो फ़ोन नंबर्स में एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स लिखे जा सकते हैं, तो इसलिए वो कॉलम हो जाएगा मल्टी वैल्यूड कॉलम, ठीक। नाउ कम्स रिलेशनशिप, यानी कि जो मतलब आ रिलेशनशिप इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज़, यानी 2 और 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन क्या है, वो होता है रिलेशनशिप। जैसे कि आ स्टूडेंट इनरोल्स इन अ कोर्स, ठीक। तो इसमें देखो 2 एंटिटीज़ हैं, पहली स्टूडेंट है, सेकेंड वन इज़ कोर्स, ठीक। और स्टूडेंट इनरोल कर रहा है उस कोर्स में, तो ये रिलेशन बन रहा है, यानी स्टूडेंट और कोर्स इस तरह से रिलेट कर रहा है। Cardinality defines the number of entity instances that can be associated with another entity। मतलब इसका मतलब होता है कि एक एंटिटी कितने एंटिटी से रिलेशनशिप बना सकती है। मतलब अगर हमारा एक कॉलम है स्टूडेंट, दूसरा कॉलम है कोर्स एंड कोई और नेक्स्ट कॉलम है एड्रेस, नेक्स्ट कॉलम है फ़ोन नंबर, ठीक। तो एक एंटिटी कितने एंटिटीज़ से अपना ज्वाइन हो सकता है, कितने एंटिटीज़ से रिलेट कर सकता है, यही उसको कहते हैं कार्डिनलिटी। सो इसके 3 टाइप्स होते हैं। 1 to 1, जिसमें इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पर्सन के पास एक पासपोर्ट होगा, ठीक। तो ये 1 to 1 रिलेशन हो गया, ये 1 to 1 कनेक्शन हो गया। नाउ कम्स 1 to many, मतलब कि एक एंटिटी से डिफरेंट और मल्टीपल एंटिटीज़ कनेक्टेड हैं, यानी कि एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, तो वहाँ पे आ गया 1 to many रिलेशन। नेक्स्ट वन इज़ मैनी टू मैनी, यानी कि एक स्टूडेंट या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ही यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज में एनरोलमेंट कर रखा है, तो ये हो गया मैनी टू मैनी। नाउ कम्स नोटेशन ऑफ ER डायग्राम, मतलब हमको जब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जब बनाएंगे, तो जब उसका डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से सिंबल्स का यूज़ करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहला है रेक्टेंगल। तो कहीं भी रेक्टेंगल बना होगा कि बात हो रही है एंटिटी की, मतलब कॉलम के अंदर भरे हुए वैल्यूज़ की बात हो रही है। नाउ कम्स एलिप्स। तो एलिप्स से पता चलेगा कि कॉलम की बात हो रही है। डायमंड से पता चलेगा कि रिलेशनशिप बताई गई है। लाइन से कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स दिखेगा। देन डबल रेक्टेंगल अगर बना होगा तो उसका मतलब वीक एंटिटी है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है,
वो बाकी बहुत सारी एंटिटीज़ पे डिपेंडेंट होगा। डबल एलिप्स, इसका मतलब होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से, मतलब एक कॉलम में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ फिलअप की जाएंगी। डैश एलिप्स का मतलब हो जाएगा कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, मतलब वो एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट से निकाला गया है। उसको कैसे लिखेंगे, मतलब होगा कैसे, ये रेक्टेंगल एंटिटी, ये डायमंड शेप रिलेशनशिप, एंड दिस एलिप्स इज एट्रीब्यूट, डबल रेक्टेंगल इज वीक एंटिटी, डबल डायमंड इज वीक एंटिटी रिलेशनशिप, और ये डबल एलिप्स इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डैश एलिप्स इज की एट्रीब्यूट। तो जहाँ पे मल्टीपल एलिप्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 मल्टीपल एलिप्स, तो वहाँ पे हो जाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट।